बच्चों, समाजशास्त्र में अब तक हम जनजाति की विशेषताएं और जनजातिपन के सूचक के विषय में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जनजातीय समाज के विशिष्ट लक्षण। ठीक है बच्चों, किसी भी अन्य समाज की भांति जो है भारत में जनजातीय समाज की विशेषताएं अथवा विशिष्ट लक्षण बताना इतना ईजी कार्य नहीं है या इतना सरल नहीं है, क्योंकि सभी जनजातियों का सामाजिक संगठन जो सोशल ग्रुप है और संस्कृति एक समान नहीं है। इसलिए जनजाति समाज के जो विशिष्ट लक्षणों के वर्णन का उद्देश्य है जनजाति का परिचय देना है। एक तरह से जनजातियों का, यदि यहाँ हम जो है विशिष्ट लक्षण के विषय में तो पढ़ेंगे, लेकिन इनका जो उद्देश्य है वो एक तरह से जनजातियों का केवल इंट्रोडक्शन देना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपेक्षाकृत पृथक जनजातीय समुदाय द्वारा निर्मित। ठीक है, इससे अर्थ बच्चों जनजातीय समाज का जो निर्माण अनेक जनजातीय समुदाय से मिलकर होता है। ठीक है, इन समुदायों में अपेक्षाकृत पृथकता पाई जाती है। पृथकता यानी भिन्नता, यानी अलग अलग प्रकार के समुदाय पाए जाते हैं तथा परस्पर अंतःक्रिया भी काफ़ी सीमित होती है। जो आंतरिक क्रियाएं होती है समाज में वो भी ज़्यादा विस्तृत नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा सीमित ही होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है हमारा सरल सामाजिक संगठन। ठीक है, सामाजिक संगठन की दृष्टि से यद्यपि जो है समाज या जनजातीय, हम कह सकते हैं जनजातीय समाज जो हुआ है वो सामाजिक दृष्टि में अत्यंत सरल सामाजिक संगठन पाया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा ईजी सोशल ग्रुप पाया जाता है। तथापि हम कह सकते हैं कि कुछ जनजातियाँ ऐसी भी हैं जो जटिल सामाजिक संगठन रखती है, यानी कुछ की जो संगठन है कुछ जनजातियों का वो थोड़ा जटिल भी है, और कुछ जनजातियाँ जो उपविभागों तथा वंशों में बटी हुई भी आपको मिलेंगी। ठीक है, जनजातीय सामाजिक संगठन जो है अनेक प्रकार के अंतर्विवाही, बहिर्विवाही और सीमित विवाही समूहों में विभाजित होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है संयुक्त परिवार प्रणाली। संयुक्त परिवार प्रणाली आप समझते ही होंगे बच्चों। संयुक्त परिवार प्रणाली का अगर हम अर्थ देखें तो कई पीढ़ी के जो है परिवार या सदस्य एक ही छत के नीचे निवास करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जनजाति समाज में अधिकतर जो परिवार पाए जाते हैं वो संयुक्त परिवार पाए जाते हैं, और जो पितृसत्तात्मक, पितृस्थानीय एवं पितृवंशीय प्रकृति के होते हैं, यानी पिता की जो है प्रधानता होती है जनजाति परिवारों में। परंतु कुछ ऐसी जनजातियाँ भी हैं जो मातृसत्तात्मक, मातृस्थानीय एवं मातृवंशीय हैं, जैसे कुकी और गारो। जनजातियों के नाम मैं बता चुकी हूँ आपको, उनमें से एक है कुकी और गारो। इस प्रकार पारिवारिक दृष्टि से भी जनजातीय समाज में विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आता है हमारा विवाह संबंधी अनुपम मान्यताएं एवं प्रथाएं, यानी जो जनजातीय समाज में विवाह संबंधी अनुपम प्रथाएं पाई जाती हैं और जो ग्रामीण एवं नगरीय समाज में भिन्नताएं होती हैं या भिन्नताएं पाई होती हैं, जो जनजातीय समाज में विवाह हेतु जीवन साथी पाने के विचित्र तरीके भी अपनाए जाते हैं। जैसे कि आप कई बार फिल्मों में देखते हो कि किसी की परीक्षा लेकर के विवाह कराया जाता है, और किसी को हरण करके आपने पौराणिक कथाओं में पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार के जो प्रथाएं इनके जनजातियों के समूह में पाई जाती हैं। जैसे कि कौन कौन से, ध्यान से सुनिए। परीक्षा द्वारा विवाह, सेवा द्वारा विवाह, वधु मूल्य द्वारा विवाह, ठीक है, हरण द्वारा विवाह, बलपूर्वक प्रवेश द्वारा विवाह एवं माता पिता द्वारा तय किया गया विवाह। ठीक है बच्चों, परीक्षा द्वारा आप समझ सकते हैं, यानी किसी तरह से किसी चीज़ में परीक्षा लेकर के उनको विवाह के लिए तैयार करना। या सेवा द्वारा का मतलब तो अर्थ क्लियर है कि सेवा करके विवाह के लिए जो है किसी व्यक्ति के विवाह के लिए ये तरीका अपनाना। वधु मूल्य यानी वधु का मूल्य लगा करके विवाह करना। ठीक है, हरण द्वारा विवाह का अर्थ है बच्चों किसी को चुरा कर हरण करना है, एक तरह से चुराना किसी चीज़ को।
तो हरण द्वारा विवाह करना। एक पॉइंट बताया था मैंने आपको भी, बलपूर्वक द्वारा यानी अपनी शक्ति का प्रयोग करके किसी से विवाह करना। और लास्ट पॉइंट था इसमें, माता पिता द्वारा तय किया गया विवाह, यानी कि माता पिता की इच्छा से जो तय किया गया है विवाह, उस प्रकार का विवाह करना। ठीक है, साथ ही इतना ही नहीं, उनमें जो है जनजातियों में बहुपत्नी विवाह और बहुपति विवाह भी पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा युवा गृहों का प्रचलन। युवा गृह से अर्थ है बच्चों यहाँ पर कि जनजाति समाज की एक अनुपम विशेषता इनमें पाई जाने वाली जो है वो है युवा गृह की संस्था। इन युवा गृहों में जनजातीय किशोर किशोरियाँ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, और वास्तव में यदि देखा जाए तो ये युवा गृह शिक्षा संस्थाओं का काम भी करते हैं बच्चों। इनमें सामूहिक गान, नृत्य तथा कहानियों के माध्यम से न केवल भावी जीवन की तैयारी की जाती है, बल्कि जनजाति की संस्कृति का भी नई पीढ़ी को हस्तांतरण यानी प्रदान करना पाया जाता है। हस्तांतरण का मतलब है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किसी चीज़ को, किसी प्रथा को, किसी परंपरा को पहुंचाना, आगे बढ़ाना। 6 पॉइंट आता है हमारा धर्म प्रधान समाज। ठीक है, यानी जनजाति समाज धर्म प्रधान समाज माना जाता है। धार्मिक विश्वासों जैसे कि देवी देवताओं एवं जादू टोनों की दृष्टि से भी प्रत्येक जनजाति अपना अलग धार्मिक संस्कार रखती है। धार्मिक संस्कार यानी संस्कार नहीं बता रही बच्चों, संस्कार रखती है कि अलग अलग तरीके से वो अपने जो है धार्मिक कार्य को करते हैं। और इसी के साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उन्हें नहीं करनी होती, यानी अनेक धार्मिक निषेध भी उनमें पाए जाते हैं। 7 पॉइंट आता है हमारा विभिन्न स्तरों वाली अर्थव्यवस्था। विभिन्न स्तरों वाली अर्थव्यवस्था यानी कि जो स्तर है अर्थव्यवस्था के, उनमें ऊंच नीच एक तरह से पाई जाती है। ठीक है, आर्थिक विकास की दृष्टि से जनजातीय समाज में विभिन्न स्तरों या अवस्थाओं यानी कंडीशन, ठीक है बच्चों, वाली अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक जो मैनेजमेंट है पाई जाती है। या हम कह सकते हैं कि जनजातीय समाज में आर्थिक दृष्टि से विविधता के दर्शन होते हैं। कुछ जनजातियां आज भी वनों में खाद्यान्न संग्रह एवं शिकार पर निर्भर है, और कुछ जनजातियां पशुपालक एवं चारागाही जो होती हैं उस पर निर्भर है। पशुपालक यानी पशुओं को पालकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। चारागाह यानी कि चारागाह की तरह जीवन, चारागाह जो व्यक्ति होते हैं उनकी तरफ जीवन व्यतीत करते हैं। और कुछ जनजातियां आज भी झूम खेती कर रही हैं। ठीक है, ऐसी जनजातियां भी हैं जो स्थायी खेती करने लगी हैं। स्थायी यानी कि अपनी अलग तरीके से एक खेती करना, और आगे की पीढ़ियां भी उनकी उसी खेती को या उसी प्रकार की व्यवसाय को अपनाएं। ठीक है, अथवा साथ ही औद्योगिकरण के प्रभाव में आ गई हैं, और कारखानों में कुछ जो जनजातियां हैं वे खाद्यान्न क्षेत्रों में मजदूरों के रूप में भी काम कर रही हैं। ठीक है, यानी कि कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हम देख सकते हैं, इसीलिए इसे विभिन्न स्तरों वाली अर्थव्यवस्था कहा गया है। 8 पॉइंट हमारा परंपरागत राजनीतिक संगठन। जनजातीय समाज में परंपरागत राजनीतिक संगठन पाया जाता है। कुछ जनजातियां एक वंशानुगत मुखिया या सरदार के, जैसे कि आप देख सकते हैं कि किसी गांव में कोई मुखिया या प्रधान होता है या कोई सरदार जिसके हाथों में पूरे गांव की सत्ता होती है। ठीक है, उसी प्रकार जनजातियों में जो है, कुछ जनजातियों में एक वंशानुगत यानी वंश परंपरा चली आती है कि उसी वंश का कोई व्यक्ति मुखिया या सरदार बनेगा। ठीक है, उसी के सत्तात्मक शासन जो है द्वारा नियंत्रित होती है, यानी कि जो मुखिया होता है, सरदार होता है, उसी का शासन जनजाति में चलता है। ऐसी जनजातियों में मुखिया को सलाह देने के लिए परिवार के बुजुर्गों की एक समिति भी होती है। ठीक है, और इसके विपरीत अगर हम देखें
तो कुछ जनजातियों में जनजाति पंचायत का नियंत्रण होता है, यानी जो कंट्रोल होता है जनजाति पर वो पंचायत भी होती है। कुछ जनजातियों में उसका कंट्रोल होता है जनजाति का, पंचायत का, सॉरी, ठीक है। अधिकांश जनजातियों में अपनी जनजाति पंचायत होती है, जो जनजाति के सदस्यों पर सामाजिक नियंत्रण रखने और एकता को बनाए रखने का में जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान अपना देती है या निभाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण, ठीक है बच्चों। जनजाति समाज में जो है अनौपचारिक नियंत्रण भी पाया जाता है। जनजाति पंचायत सदस्यों पर नियंत्रण रखती है। जिस प्रकार मैंने भी समझाया कि गांव में जो पंचायत होती है, उनका जो मुखिया होता है उसी का पूरा कंट्रोल होता है गांव पर, उसी प्रकार जनजातियों में भी पंचायत वगैरह होती हैं जो पूरे उसके लोगों पर जो है जनजाति के सदस्यों पर पूरा कंट्रोल रखता है, ठीक है। तथा इस बात को सुनिश्चित करती है कि कोई भी जनजाति परंपराओं एवं प्रथाओं का उल्लंघन न करे, ठीक है। इसीलिए उन पर औपचारिक सामाजिक नियंत्रण होता है प्रधान द्वारा, ठीक है। लास्ट पॉइंट आता है हमारा रूढ़िवादी प्रकृति। जैसा कि इसके पॉइंट से ही क्लियर है, रूढ़िवादी, ठीक है। जनजाति समाज अधिकांशतः रूढ़िवादी प्रकृति का होता है। ये आपको विशेषताओं में भी पढ़ने को मिला था कि जो विशेषता है जनजातिपन की, वो उसका पिछड़ापन ही है, यानी समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर जनजातियाँ नहीं चलती, समाज से अलग थलग रहती हैं और समाज से पिछड़ी हुई होनी चाहिए जनजाति, ठीक है। तो जो जनजाति है वो अधिकांशतः रूढ़िवादी प्रकृति की होती है। एक तो प्रथाओं एवं परंपराओं का बोलबाला होता है इनमें, ठीक है, और दूसरे किसी भी प्रकार के नवीन परिवर्तन को सरलता से जो है स्वीकार नहीं किया जाता, ठीक है। ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर होगा बच्चों, क्योंकि आपने कई बार ये पढ़ लिया है कि जो पिछड़ापन है, एक तो पिछड़ापन आवश्यक है जनजाति के लिए, और दूसरा जो परंपराएं चली आ रही हैं उनसे बाहर निकलना ये लोग नहीं चाहते और उसी के अनुसार कार्य करते हैं, और कोई न्यू जो इनके विकास की प्रक्रिया है या परिवर्तन वो बिल्कुल नहीं चाहते, ठीक है। और अगर चाहते भी हैं तो वो चीज़ें सरलता से स्वीकार नहीं की जाती, ठीक है। अनेक जो विद्वान हुए उन्होंने भी माना है कि जो जनजातीय समाज है वो एक प्रकार से स्थिर है। स्थिर यानी जिसमें कोई भी चेंज हम नहीं कर पाते या नहीं कर सकते, ठीक है। और जादू टोने की जो प्रधानता है जनजातियों में, जैसे कि मैंने बताया था अभी आपको पिछली वीडियो में, कि जो जनजाति की जो भयंकर बीमारियां भी होती हैं उन्हें भी ये लोग जादू टोने से सही करना चाहते हैं, ठीक है। आगे अशिक्षा आदि जो होते हैं के कारण, शिक्षा तो होती ही नहीं इन लोगों में, ठीक है, इसी के कारण जनजाति के सदस्यों का रूढ़िवाद में ही जो है जकड़े रहना पाया जाता है, या ये लोग अशिक्षा के कारण रूढ़िवादिता में जकड़े रहते हैं, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट आपको सुन करके ध्यान से तब नोट डाउन करने हैं सारे पॉइंट। 10 पॉइंट है, ये 10 के 10 की जो एक्सप्लेनेशन है आपको वर्णन है खुद करना है वीडियो सुन करके बार बार, ठीक है। यदि फिर भी कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।